हेलो एवरीवन, आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम द रूइंड कॉटेज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं। द रूइंड कॉटेज जो पोएम है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके टाइटल से आप परिचित हैं। द रूइंड कॉटेज वाज रिटन एंड कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द रूइंड कॉटेज पोएम को लिखा है। और इस पोएम को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि उस टाइम जिस टाइम ये वर्क लिखा गया या इस पोएम को लिखा गया उस समय वहाँ की सोशल कंडीशन क्या थी। क्योंकि जब भी कोई राइटर लिखता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल और सोशल या जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं किसी देश से किसी परिस्थिति की, उसके अकॉर्डिंग कोई राइटर किसी वर्क को कंपोज करता है। तो हम देख लेते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या थी। उसको आप समझ लेंगे तो सभी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी समझने में इस पोएम को। दरअसल हम लास्ट पॉइंट कुछ देखते हैं। Throughout the 1790, Britain had undergone a series of poor harvests, resulting in bans on the export of grain, rapidly rising prices. क्या हुआ 1790 के दशक में ब्रिटेन में जो फसलें हुई थी, जो फसल होती है पुअर हार्वेस्ट यानी कि बहुत कम हुई, चाहे आपका गेहूं हो या और जो भी खाने पीने वाली चीजें थी वो बहुत कम पैदा हुई। अब आप समझ सकते हैं जहाँ पर कोई भी फसल कम होती है तो वहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं। जब खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयाँ होती गरीब व्यक्ति के लिए। इसकी वजह से क्या हो, रिजल्टिंग इन द बैन्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन। अब जब फसलें ही नहीं हो तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करें, यानी कि उन्होंने बैन कर दिया किसी भी चीज़ को, किसी फसलों को, किसी भी अनाज से रिलेटेड वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इस पर बैन कर दिया गया। एंड रैपिडली राइजिंग प्राइसेस। अब जब फसलें कम हुई, जब कोई चीज़ कम होती है तो निश्चित रूप से उसकी कीमतें बढ़ गई। तो वहाँ की इन सब चीज़ों, खाने पीने वाली चीज़ों की प्राइस बहुत बढ़ गई। अब इस स्थिति में दशा खराब किसकी हो सकती है या परेशानियाँ उस व्यक्ति के सामने ज़्यादा आती है जो गरीब तबके के लोग होते हैं। तो वही स्टोरी इसमें दिखाई गई, यानी कि आप जान सकते हैं कि वहाँ की जो कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति का परिवार, जिसकी हम यहाँ बात करेंगे, जो एक झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति कॉटेजर है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहता है और बड़ा संघर्ष कर रहा है। जब चीज़ें महंगी होंगी और गरीबी है तो उसी को बेस बना करके इस पोएम को लिखा गया। तो आज हम इसी स्टोरी को हम समझेंगे, जो कि एक पोएम्स के माध्यम से एक पोएम फॉर्म में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। द रूइंड कॉटेज। रूइंड मीन नष्ट हो जाना, कॉटेज माने झोपड़ी। इसका टाइटल ही स्पष्ट क्लियर कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। द रूइंड कॉटेज, दिस पोएम रिटन इन 1797। इस पोएम को 1797 में लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पोएम क्या पॉइंट है कि 1797 इस पोएम को लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। पब्लिश्ड इन 1800, और इस पोएम को 1800 में पब्लिश किया गया। सब्सिक्वेंटली बाद में इनकॉर्पोरेटेड इन द फर्स्ट बुक ऑफ द एक्सकर्शन। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर जो कि आपका द एक्सकर्शन पोएम पर था उसमें बताया था कि चूंकि द एक्सकर्शन पोएम में 9 बुक्स थी, उसको मैंने सभी बुक्स पर थोड़ा हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन भी दिया था। उसकी जो फर्स्ट बुक थी वो यही पोएम थी, द रूइंड कॉटेज। यानी कुल मिला कह सकते हैं जो फर्स्ट बुक थी एक्सकर्शन की, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी पोएम को जोड़ दिया, द रूइंड कॉटेज। या रूइंड कॉटेज द एक्सकर्शन की फर्स्ट बुक बन गई जाकर के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, कौन सी पोएम द एक्सकर्शन पोएम की फर्स्ट बुक बनी, द रूइंड कॉटेज बनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझने याद रखें। अब हम कहानी की बात करते हैं जो बताई गई इसमें है, यानी कि पोएम फॉर्म में। द स्टोरी ऑफ सफरिंग, इट टेल्स ऑफ ए कॉटेजर। ये एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की कहानी है। होता क्या कि ये अपने परिवार के साथ, उस परिवार में उसकी अपनी पत्नी है और उसके बच्चे हैं। चूंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वहां की समस्याएं थी, फसलें कम ही थी, महंगाई ज्यादा बढ़ रही थी। थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉन्ग फॉर मार्गरेट एंड हर फैमिली। थिंग्स start to go wrong for Margaret and her family when Robert कौन है, हस्बैंड ऑफ मार्गरेट,
फॉल्स इल, जो गरीबी थी, स्थितियां उस समय खराब हो गई जब मार्गरेट और उसके परिवार के लिए स्थितियां उस समय खराब हो गई जिस समय उस मार्गरेट का हस्बैंड रॉबर्ट बीमार हो गया, फॉल्स इल, एंड कैन नो लॉन्गर फाइंड वर्क इन दिस टाइम ऑफ ट्रबल। अब जब बीमार हो गया तो अकेला व्यक्ति है, छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, तो अब काम के लिए बाहर नहीं जा सकता था, बड़ी समस्याएं थी। टाइम ऑफ ट्रबल का जो यहाँ पर सेंस दिया है, जो लाइन दरअसल पॉइंट की दी गई है, टाइम ऑफ ट्रबल का मतलब होता है वहां पर प्लेग जैसी बीमारी भी उस समय शुरू थी, प्लेग बीमारी भी चल रही थी और फसलें कम हुई थी, स्थितियां खराब थी। अब इससे स्थिति मार्गरेट के परिवार की स्थिति बहुत खराब होगी, क्योंकि उसका हस्बैंड बाहर जा नहीं सकता था, बीमार हो गया था। अब इस स्थिति में जब परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, रॉबर्ट डिसाइड्स टू लीव होम। अब उसको घर छोड़ने का उसने निर्णय लिया। रॉबर्ट डिसाइड टू लीव होम, अब मैं घर से बाहर जाऊंगा। ही डज सो इन ऑर्डर टू ज्वाइन द मिलिट्री आर्मी। और घर छोड़ने का निर्णय लेता, क्योंकि वो चाहता है कि हम घर छोड़ के जाएंगे और आर्मी को ज्वाइन करेंगे। जो आर्मी में ज्वाइन करेगा वहाँ उसकी एक तनख्वाह होगी, उसका एक पेमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट चल रही थी, क्योंकि सैनिकों की कमी थी, तो उस टाइम पर सैनिकों का रिक्रूटमेंट चल रहा था और वहाँ डिमांड थी सैनिकों की, तो वो भर्ती चल रही। तो उसने कहा ऐसा करें, हम अब स्थितियाँ खराब हैं तो हम आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, होपिंग दैट द पेमेंट ही रिसीव्ड, अब ज्वाइन करेगा तो उसको आर्मी में उसका सैलरी भी रहेगी, पेमेंट होगा। ही रिसीव फॉर साइनिंग अप विल हेल्प हिज फैमिली, रिसीव फॉर साइनिंग अप। अब चूंकि वो जो साइन करेगा, यानी कि जो ज्वाइन करेगा, तो जो उसका पेमेंट मिलेगा उससे उसके परिवार को मदद मिलेगी। ये सोचकर उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कि उसके आप चूंकि नौकरी करेगा उससे कुछ तनख्वाह मिलेगी और पेमेंट होगा, उससे उसका परिवार चल जाएगा। ये सोचकर उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। इसी बीच क्या हुआ, उसका हस्बैंड जब चला गया मार्गरेट का, आर्मी के साथ चला गया, कहीं सेना लड़ने जा रही थी। हिज वाइफ मार्गरेट पाइंस फॉर हिज रिटर्न, बहुत इसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा थी। उसका हस्बैंड बहुत समय तक लौटा ही नहीं, रॉबर्ट यानी मार्गरेट का हस्बैंड। हिज वाइफ यानी वाइफ ऑफ रॉबर्ट, हिज वाइफ मार्गरेट पाइंस फॉर हिज रिटर्न इन इंक्रीजिंग रेचर्डनेस, बहुत परिस्थितियां खराब, अब बहुत गरीब थी, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी, उसका हस्बैंड वापस आ नहीं रहा। उसकी मार्गरेट तीव्र इच्छा थी, बहुत परेशान थी कि उसका हस्बैंड इस हमारी जो दशा खराब है उस टाइम पर वो लौट आए, मेरी आकर के मदद करे। सी फेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर हार्वेस्ट, सी फेस्ड द सी फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ पुअर हार्वेस्ट, वही बात आ गई जो मैं बताया। अब हस्बैंड बाहर चला गया है। सी चूंकि भाई जब गांव में अपने जहां गांव में रह रही थी, कुछ अपनी फसलें भी करती होगी, खेती बाड़ी करती होगी। सी फेस द प्रॉब्लम ऑफ पुअर हार्वेस्ट, जब फसलें हुई नहीं, वहां क्या मार्केट क्या पूरे देश में ही स्थिति खराब थी। पुअर हार्वेस्ट यानी कि जो भी फसल उसने अपने जो भी उगाई होगी या बुआई की होगी वो बिल्कुल हुई नहीं। पुअर हार्वेस्ट बहुत कम, जो भी पैदा हुआ बहुत कम हुआ। हार्श विंटर, और बहुत सर्दी बहुत ज्यादा हुई। डेथ ऑफ ए चाइल्ड, यानी स्थितियां देखिए कितनी खराब हैं, फसल भी नहीं हुई और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। डेथ ऑफ ए चाइल्ड, और उसके एक बेटे की मृत्यु भी होगी। एंड लूजिंग हस्बैंड इन द वार, इसके बाद उसको पता लगता है कि उसका हस्बैंड भी वार में कहीं खो गया, कहीं मर गया, ये उसको सूचना मिलती है। लूजिंग हस्बैंड इन वार, ये परिस्थितियां जब इसके सामने आ गई, यानी कुछ बचा ही नहीं उसके पास, मार्केट के पास कुछ नहीं बचा, उसका परिवार भी चला गया, उसके बच्चा भी खत्म हो गया, उसका हस्बैंड भी नहीं आया, उसको एक तरीके से वो गुम हो गया, हो सकता कहीं वार में मर भी गया हो। ये जब सूचना मिली, अब क्या उसके पास कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। एट लास्ट शी डाइज एंड द कॉटेज फॉल्स इनटू द रूम, लास्ट में वो स्वयं बेचारी मर जाती है। एंड कॉटेज फॉल्स इनटू द रूम,
अब केवल झोपड़ी ही झोपड़ी बचती है, वो भी पूरी नष्ट हो जाती है। इसीलिए द रूइंड कॉटेज, यानी रूइंड में नष्ट हो जाना, उसकी झोपड़ी हमेशा अगले खत्म हो जाती है, रूइंड कॉटेज। ये कहानी दरअसल क्या था कि वहाँ पर हमेशा बहुत चर्चित रहती थी। उसी को बेस बनाकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। तो ये इसकी पोएम है। मुझे लगता है कि आपकी टीजीटी की बात करें तो इसमें रूइंड कॉटेज इतना से पूछ सकते हैं कि ये पोएम किसने लिखी है या किस पोएम में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जोड़ा गया है, इतना पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना सा वीडियो देखने के बाद या इतना लेक्चर सुनने के बाद आप इसके क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, उसके कैरेक्टर को भी याद कर पाएंगे। बहुत आसान चीज़ें होती है। टीजीटी एग्जामिनेशन बहुत कठिन नहीं होता है, या पीजीटी एग्जाम तो कोई भी कठिन नहीं होता। एग्जाम स्टडी का लेवल अलग अलग होता है। टीजीटी का सिलेबस थोड़ा कम होता, पीजीटी का उससे ज़्यादा होता, और नेट है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, नेट का तो सभी कुछ इंक्लूड रहता है, बहुत से एग्जाम उसमें सिलेबस रहता है। तो पढ़ना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो इसको आप देख लें। मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद टीजीटी का क्वेश्चन या पीजीटी के यानी नेट का भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इतना डिटेल मैंने बता दिया है, तो आप इसको कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो लेक्चर में पुनः मिलेंगे आपको हम। थैंक यू वेरी मच।